हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ और आज हम डिस्कशन करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने भारत की संसद के बारे में पढ़ा था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले एक बात समझते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। आर्टिकल 52 हमसे ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। जी हाँ, आर्टिकल 52 हमसे कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति की कुछ योग्यताएं समझते हैं। अगर किसी को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है तो उसके लिए क्या योग्यताएं जरूरी होंगी। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहला पॉइंट होगा कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी मिनिमम एज 35 वर्ष हो। पहला कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरा ये कि उसकी मिनिमम एज 35 वर्ष हो। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं रखता हो। तीसरा पॉइंट होगा कि वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं रखता हो। और हमारा लास्ट पॉइंट होगा कि वह भारत में किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वह भारत में किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक। और उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। तो स्टार्टिंग करते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 मैंने आपको बताया कि इसमें लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 53 की। आर्टिकल 53 क्या कहता है? केंद्र की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। ये बात कहता है हमारा क्या? आर्टिकल 53। वहीं आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेने के लिए बाध्य हो जाता है। जी हाँ, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र है, संपूर्ण कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, लेकिन इसका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है जो कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है। ये बात कहता है कौन? हमारा आर्टिकल 74। अब हम समझते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है और किस तरीके से हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसका उल्लेख किया गया है किसमें? आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। अब ये निर्वाचक मंडल क्या है? तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, जिसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। जी हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अब इसमें क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव में आम नागरिक वोट नहीं डाल सकते। वोट केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य की विधानसभाओं के सदस्य ही केवल वोट डाल सकते हैं। आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होगा। एकल संक्रमणीय पद्धति या फिर समान अनुपातिक चुनाव पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब ये समान अनुपातिक पद्धति है क्या या एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है, इसे समझते हैं। तो 1969 में जब वीवी गिरी का चुनाव हुआ था, 1969 में जब वीवी गिरी का चुनाव हुआ था तब संक्रमणीय पद्धति अपनाई गई थी। तो संक्रमणीय पद्धति समझते हैं क्या है? जैसे कि अगर हमारे 3 उम्मीदवार हैं, अगर राष्ट्रपति पद के लिए 3 उम्मीदवार है, पहले को मिले 35%, दूसरे को मिले 30% और लास्ट वाले को मिले 25%। अब इनमें से कोई भी राष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं रखता। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल जितनी भी वोटिंग है उसके 50% + 1/2 + 1 इतनी वोटिंग होना जरूरी है। अगर 100 उम्मीदवारों ने वोटिंग की है, अगर 100 निर्वाचित सदस्यों ने वोटिंग करी है, उनमें से 51% जिसे वोटिंग मिलेगी वो भारत का राष्ट्रपति होगा। एक बात तो हुई हमारी ये। अब एक बात और समझते हैं क्या? अगर राष्ट्रपति के लिए 2 उम्मीदवार हैं, पहले होंगे रामनाथ कोविंद और दूसरी हुई हमारी महिला मीरा कुमार, तो समान अनुपातिक पद्धति में क्या होगा? जो वोटिंग होगी उसमें दोनों को वोट डालना जरूरी है। इसमें एक मतपत्र होगा, उस मतपत्र में दोनों के नाम होंगे और दोनों पे हमें राइट का निशान लगाना होगा। लेकिन जिसे प्रीफ्रेंस देनी होगी उसमें 1 पर राइट लगेगा और जिसे प्रीफ्रेंस कम देनी होगी उसमें 2nd नंबर पर राइट लगाना होगा। कुछ इस तरीके से। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये मतपत्र या वोट लेटर है क्या? तो मतपत्र 2 प्रकार के होंगे, एक होगा सांसद के लिए और दूसरा होगा विधायक के लिए।
जो सांसद के लिए मतपत्र होगा वो रेड कलर का होगा और विधायक के लिए ग्रीन कलर का मतपत्र होगा। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है क्या कि यूपी में विधायक की वोट वैल्यू किसी भी अन्य राज्य के विधायक की वोट वैल्यू से ज़्यादा होती है, लेकिन कैसे? तो इसका आंसर होगा 1971 की जनसंख्या। जी हाँ, जब 1971 की जनगणना हुई उस वक्त 84वां संविधान संशोधन के द्वारा ये तय किया गया कि 2026 तक राज्य में 1971 की जनगणना के द्वारा ही किसी राज्य के विधायक की वोट वैल्यू निर्धारित की जाएगी। अगर हमें किसी राज्य के विधायक की वोट वैल्यू निकालनी हो तो उसे हम कैसे निकाल लेंगे, समझते हैं। 1971 की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000। इस तरीके से हम किसी भी राज्य के विधायक की वोट वैल्यू निकाल सकते हैं। यूपी में किसी भी विधायक की वोट वैल्यू अन्य राज्य से सबसे ज़्यादा होगी, सबसे कम होगी हमारी सिक्किम में और यूपी में होगी सबसे ज़्यादा। तो यूपी में कितनी होगी हमारी 208 और हमारी सिक्किम में क्या हो जाएगी 7। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।